YouTube channel again. Today I have the most burning topic of business accounting fundamental, and this topic consisted 26 questions approx. Out of these 26 questions have been all questions have been taken from the book of Professor P.C. Tulsian. That is especially a book for CPT Foundation, CS Foundation, CMA Foundation, etc. And for all those students who are preparing for any competitive examinations like TGT, PGT, UPPCL, and accountant, or other interviews, etc. They are cordially invited to this MCQ series, and these MCQs are from फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग. बिल्कुल बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको हम इसेंशियल इंफॉर्मेशंस एंड बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. आप सब लोग हमारे साथ बने रहें हमारे अकाउंट्स आचार्य चैनल के साथ. और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं. साथ साथ में सब्सक्राइबर भी आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं हमारे चैनल पर. हमें बहुत प्रसन्नता होती है. बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. आइए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट नाउअडेज. इट मीन्स कि क्वेश्चन में आपको बता रहा है कौन सा डेफिनेशन अप्रोप्रिएट है नाउअडेज. तो अब आपको देखना है बेटा कि लगभग सभी डेफिनेशंस आपके अकाउंटिंग के डेफिनेशन से ही होंगे. इट मीन्स ऑल ऑफ द डेफिनेशंस आर रिलेटिंग टू योर अकाउंट्स. अब कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ये आपको देखना है. तो अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग. तो ओनली द रिकॉर्डिंग तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ओनली वर्ड अब प्रेजेंट टाइम में नहीं रह गया है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रेजेंट टाइम में नेशनल, इंटरनेशनल एंड टोटल ग्लोबल इकोनॉमी में घूम रहा है. तो ओनली वर्ड यहाँ पर गलत हो गया. नेक्स्ट देखें, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर. ये आंसर कुछ सही लग रहा है आपका, लेकिन इससे भी बेटर हो सकता है. ये ठीक है, इससे भी बेटर ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं. नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन. बेटा ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है आपका. तो आंसर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए. और डी आंसर इज अकाउंटिंग इज बेसिकली एन आर्ट. तो अब आप भी जानते हो कि अकाउंटिंग आर्ट एंड साइंस बोथ है, तो दोनों होना चाहिए, तो हमारा आंसर सही होता. यहाँ पर हम विदाउट हैविंग लॉस ऑफ योर टाइम आगे बढ़ते हैं. अकाउंटिंग कवर्स ओनली द फॉलोइंग एक्टिविटीज. अब यहाँ पर देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज को कवर करता है. तो अकाउंटिंग कवर्स द एक्टिविटीज ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेशंस एक्सेट्रा. ये सभी चीज़ें होनी चाहिए. तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग लिमिटेड है. रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, या समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशंस. और यहाँ पर आइडेंटिफाइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफाइंग, जो ऊपर किसी में भी नहीं है. आइडेंटिफाई जब तक आप नहीं करेंगे कि दिस इज रिलेटेड टू योर बिजनेस और नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, दिस इज ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर और नॉट अ फाइनेंशियल करेक्टर, तो तब तक आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी चाहिए थी. राइट. तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई, देयर आफ्टर एनालाइज एंड कम्युनिकेट फॉर अकाउंटिंग. राइट. तो डी आंसर शुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड इन केस ऑफ सी, क्वेश्चन नंबर सी, बुक कीपिंग कवर्स ओनली द फॉलोइंग एक्टिविटीज. अब बुक कीपिंग के अंदर कौन सा ऐसा एक्टिविटीज है जो केवल बुक कीपिंग ही कवर करता है, बाकी नहीं करता. तो बुक कीपिंग के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि ये किस किस वेज में जाना है, यानी कौन सा फाइनेंशियल करेक्टर का है, कौन सा नॉन फाइनेंशियल करेक्टर का है, कौन सा बिजनेस का है, कौन सा नहीं बिजनेस का है. तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग तो इसेंशियल पॉइंट है.
इसेंशियल स्टेप भी है। और आगे आपको दिया हुआ है रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशंस, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेशन। तो बेटा जहाँ तक इसका जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वो आइडेंटिफाइंग होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होना चाहिए, क्लासीफाइंग होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आपका ए अप्रोप्रिएट है, बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए लग रहा है आपका, होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग की बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकती है? टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बिल्कुल, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। नेक्स्ट है टू एसर्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो डियर दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। To ascertain financial performance and position, both are accountancy. All of the above is also wrong. तो फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट आंसर, यानी ए आंसर सही होना चाहिए आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पर आए, आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, अकाउंटिंग की बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकती है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन भी, एंड ऑल ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर टू बी इंक्लूडेड देयर, राइट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अब आप यहाँ से अगर नहीं याद है तो याद भी कर लो। ये 3 जो ऊपर ऑब्जेक्टिव ए बी सी दिए हैं, दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो आंसर होना चाहिए आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी डी आंसर शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में बताए इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? यूजर जो मालिक होगा वही तो इंटरनल फैक्ट्स को देखेगा, ना कस्टमर देखेंगे, ना लेंडर देखेंगे, ना क्रेडिटर देखेंगे। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, तो सबसे पहला नंबर तो भाई शेयर होल्डर और मालिक का ही आना चाहिए जो इंटरनल यूजर्स होते हैं। तो 6 का डी का आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट देखें 7th में आपको देखना है कि एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है? तो शेयर होल्डर तो इंटरनल हो गया, मैनेजमेंट इंटरनल हो गया, तो एक्सटर्नल कौन हुआ? एक्सटर्नल हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, ठीक, दे आर या लेंडर्स हो गए जो हमें पेमेंट करते हैं, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, दे आर एक्सटर्नल बिकॉज दे प्रोवाइड फंड टू अस। तो ये सभी हमारे एक्सटर्नल हैं। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में किसको इंक्लूड किया जाता है? आपको पूछा गया है कि किसको इंक्लूड करेंगे, तो कस्टमर्स जो हमारे हैं वो होंगे, लेंडर्स भी एक्सटर्नल होगा हमारे लिए, और जो सप्लायर्स हैं दे आर ऑल्सो एक्सटर्नल, ठीक। तो अब इन कंडीशंस में आपको यहाँ पर क्वेश्चन में केवल एक्सटर्नल यूजर्स पूछा है, तो एक्सटर्नल यूजर्स यानी कि आपका आंसर बी होना चाहिए, बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, और हम जानते हैं कि जो हमारे बच्चे अभी सीपीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई सालों से कोशिश भी कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है, उनके लिए मैंने ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। और ये सीरीज हमारे प्रोफेसर साहब पीसी तुलसियान साहब के बुक से लिया गया है। और पीसी तुलसियान साहब की बुक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और डिफरेंट वेज से कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सबको इंक्लूड किया गया है, राइट। इसके अलावा भी मैंने एमसीक्यू अलग से भी निकाले हैं, वो अभी सीपीटी के बच्चे, पीजीटी के बच्चे, यूजीसी नेट के बच्चे या यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हों, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इसेंशियल है। साथ में जो अभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे 11th में आए हुए हैं, या बीसीए करने जा रहे हैं, या बीबीए कर रहे हैं, या एमबीए कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होगा। तो कम से कम किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आप हमारे एमसीक्यू से होकर गुजरा करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम करना क्या है। कभी कभी आप आंसर्स सही जानते हुए भी गलत कर देते हैं।
तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम क्वेश्चंस को कैसे पढ़ें, और पढ़ने के बाद अब आंसर देना है। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे पढ़िए, सबको समझिए, समझने के बाद जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट हो उसी को लगाइए। राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, हाँ शायद 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा देखें लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में देखिए इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, सही है। इट ऑलवेज एक्सक्लूड द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। प्राइस लेवल ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी। भाई सब्जेक्टिविटी तो होती है, बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल तो किया नहीं जा सकता, इसलिए आपको देखना है कि ये सभी लिमिटेशंस हैं, A, B, C, यानी तीनों लिमिटेशंस हैं। और अगर अभी तक नहीं याद था आपको तो अब याद कर लो कि इग्नोर क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एलिमेंट्स और इग्नोर प्राइस लेवल एंड इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी, ये तीन के तीनों आपके क्या हैं, लिमिटेशंस हैं, यानी आपका आंसर डी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कौन सा नहीं है? तो अब आप देखें, सबसे पहले तो हम बुक कीपिंग पर आते हैं, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटेंसी पर आते हैं। जब अकाउंटेंसी हो जाती है उसके बाद वो मैनेजमेंट अकाउंट बनती है, कारपोरेट अकाउंट बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग बनती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनता है। लेकिन बुक कीपिंग की कोई भी हमें अभी तक ब्रांच नहीं मिली। बुक कीपिंग इज इट सेल्फ अ फंडामेंटल, तो देयरफॉर आपका आंसर होना चाहिए डी। देखिए ये सभी कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग, इनकम टैक्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, ये सभी जितने भी हैं दे आर द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, दे आर द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो बुक कीपिंग अपने आप में स्वयं ब्रांच है, उसके अलावा और कोई भी ब्रांच उसकी बनी ही नहीं है। तो बुक कीपिंग इज इट सेल्फ अ फंडामेंटल, राइट। तो दिस फंडामेंटल शुड बी हेयर, यही आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा 10 नंबर में आपको देखना है एन इकोनॉमिक इवेंट दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मनी एंड मनी इज वर्थ इट। अब इकोनॉमिक इवेंट कौन सा है जो मनी को ट्रांसफर करने में और मनी के वर्थ में इंक्लूड करते हैं? तो पहले तो इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो कि वो इकोनॉमिक वर्थ इवेंट पूछ रहा है, तो जहां पैसा होगा वही इकोनॉमिक इवेंट होगा, बार्टर में तो होना नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में इकोनॉमिक इवेंट होगा, सेटलमेंट बार्टर का भी हो सकता है, कैश का भी हो सकता है, रिसीट्स एंड पेमेंट ये भी। तो अब आपको ये देखना है कि 10 नंबर में सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर रिसीट्स एंड पेमेंट भी इंक्लूडेड होता है, सेटलमेंट भी इंक्लूडेड होता है, राइट। और बार्टर सिस्टम जो है दैट इज प्रोडक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को ही एक्सचेंज करते हैं, तो बार्टर सिस्टम है। तो इकोनॉमिक इवेंट अगर यहाँ पर आंसर होता तो हम लिखते ए सी डी तीनों लिखते, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर सेटलमेंट और रिसीट्स एंड पेमेंट सभी शामिल हैं, इसलिए बेस्ट आंसर जो होगा वो ए होना चाहिए, राइट। वैसे ये सभी इकोनॉमिक इवेंट हैं, सेटलमेंट भी, रिसीट्स एंड पेमेंट भी। अब देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इन क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में कैसे आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। हमें भी मालूम है कि प्रोफेसर पीसी तुलसियान सर की बुक बहुत ही फेमस है, आप सभी लोगों के पास अवेलेबल भी होगी, लेकिन एमसीक्यू आप याद करना शुरू कर देते हैं, जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप उसे लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो एमसीक्यू कैसे सही है ये देखने के लिए अभी कल एक बच्ची का फोन आया था मेरे पास, सुनीता अग्रहरी जी का। तो अग्रहरी जी हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए कि आप हमें फ़ोन किए कि सर आंसर जल्दी जल्दी बता दिया कीजिए, आप समझाने लगते हैं। तो बेटा देखो कौन सा आंसर क्यों गलत है, मैं इस बात पर चर्चा ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सही है वो तो ठीक, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन गलत क्यों है इस पर आपको भी ध्यान देना चाहिए, और मैं तो आपके लिए ध्यान दे ही रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट देखें 11, सेल ऑफ गुड्स
to Ram for cash. So my dear student, if any cash transaction is there, so there is no need of any particular party. Parties are always concerned with the credit transaction. क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब भी होता है तो पार्टी को हम साथ लेकर चलते हैं. पार्टी विल बी डेबिट और पार्टी विल बी क्रेडिट. सप्लायर एंड कस्टमर उस समय पर हमारे बनते हैं जब हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं. और अदरवाइज इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, जब हम कैश ट्रांजेक्शन तो हमारा जो सीधा रिलेशन होता है वो कैश से होता है, पार्टी से बिल्कुल नहीं होता. यहाँ पर आपसे क्या पूछना चाहता है कि सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज 1000 रुपीज इज अ, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है. बिल्कुल कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि कैश ऊपर लिखा है. मैं तो चश्मा लगाया हूँ फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कैश लिखा हुआ है. आप लोग नहीं लगाए हुए हैं फिर भी देख लीजिए कि कैश लिखा है. तो जब भी कैश ट्रांजेक्शन होगा तो आप हमेशा याद रखें कि कैश ट्रांजेक्शन के केस में कैश ही ट्रांजेक्शन होगा, नाम नहीं होगा, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर 1000. अब यहाँ पर बेटा कैश नहीं लिखा है, इट मीन दिस इज वन ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. और इसकी एंट्री जो आप पास करेंगे राम डेबिट टू सेल्स कर देंगे. और ऊपर वाले की 11 नंबर की एंट्री आप पास करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा, यानी राम इज एलिमिनेटेड. राम हटा दिए गए. क्यों हटा दिए गए? बिकॉज ही पेड यू कैश. तो नो नीड ऑफ नेम, इट इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमेशा याद रखो नाम की जरूरत होती है. और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. आप किसी भी दुकान पर रुके और 10 रुपए की अंकल चिप्स खरीदे, खरीद कर खा लिया, 10 रुपए उसको पेमेंट कर दिया. बेटा वो आपका नाम नहीं पूछेगा. क्यों? क्योंकि दैट वाज कैश ट्रांजेक्शन. वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, राइट. और अगर आप उसको पैसा नहीं देते तो कहता भाई साहब आप अपना अकाउंट बताइए, आप अपना नाम बताइए, क्योंकि उसे तो पैसा लेना है, आज नहीं मिला कल मिलेगा. तब वो लिखता, बिजनेसमैन लिखता आपका नाम डेबिट टू कैश टू सेल्स, राइट. तो वहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाता. तो बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी बी आंसर आपका सही होना चाहिए. आंसर बी, राइट. 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जो हमारे 11th के बच्चे हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये करेंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, मैं लिक्विड एसेट्स क्या होता है. मैं बहुत परेशान हो गया. बेटा मैं तुम्हारे क्वेश्चन से भी मैं परेशान होता हूँ, लेकिन मैं परेशान नहीं होता. क्यों? आई हैव प्रॉपर कंसेप्ट. हमारे पास कंसेप्ट है. कंसेप्ट है करेंट एसेट्स को कौन सी होती है. तो पहले आप समझ लीजिए कि करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर सर्कुलेटेड इनटू द बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट. ठीक. करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बोथ आर फ्लैक्चुएटिंग ईच अदर. दोनों एक दूसरे से फ्लैक्चुएट होते रहते हैं और इनका फ्लैक्चुएशंस ही ऑपरेशन होता है. अगर ये फ्लैक्चुएट नहीं करेंगे, बार बार कम और बार बार ज़्यादा नहीं होंगे तो बिजनेस चलेगी ही नहीं. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप करंट एसेट्स वो है जो नॉर्मली 12 महीने के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जानी चाहिए, यानी 12 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जानी चाहिए कैश में. ठीक. और करंट लायबिलिटीज वो है जिसको कम से कम नॉर्मली हम 12 महीने के अंदर अंदर ही उनका हम पेमेंट कर दें, यानी वो कैश में पेमेंट हो जाए. तो ये है कंसेप्ट. अब आप देखें यहाँ आपको आंसर में कैसे कंफ्यूज करने के लिए 4 आंसर दिए हुए हैं और 4 आंसर दिए हैं, कौन सा सही होगा. फर्स्ट है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ. सही लिखा हुआ है, आंसर तो सही लग रहा है. नेक्स्ट देखें विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ नॉर्मली नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ. ये कुछ और ज़्यादा सही लग रहा है. नेक्स्ट देखें विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल विच नॉर्मली एक्सीड्स 12 मंथ. ये तो बेटा पहले से गलत कर दो, ये सी आंसर हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि एक्सीड 12 मंथ बोल रहा है. छोड़िए. नेक्स्ट देखें विच आर हेल्ड फॉर देयर कन्वर्जन. ये कंप्लीट आंसर दिखना शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द करेंट एसेट्स आर अवेलेबल विद योर बिजनेस, अवेलेबल एंड हेल्ड द बिजनेस
फॉर कन्वर्जन इनटू कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मली डज नॉट एक्सीड 12 मंथ। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका डी होना चाहिए, 13 का डी, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसी का जस्ट अपोजिट फिक्स्ड एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट्स, और ये भी समझ लो कि फिक्स्ड एसेट्स और ऑलवेज परचेज्ड टू हेल्ड इनटू द बिजनेस टू यूज इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म एक्सीडिंग 12 मंथ, 12 महीने से ज़्यादा के लिए रखा जाता है। और हाँ, कन्फ्यूजन होता है। अभी हमारे पास यसी मिश्रा जी का मैसेज आया था और हाँ, सुमन का आया था और विवेक जी का आया था। इन लोगों कई क्वेश्चन के लगभग सिमिलर आंसर थे। तो बेटा इसी आपके लिए ही 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है इसमें। देखिए कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं। तो बेटा देखो, फिक्स्ड एसेट्स हम एसेट्स तब मानते हैं जब वो उसके हम डीलर ना हो। पहली बात, अगर हम सेम चीज़ के डीलर हैं तो वो मेरे लिए एसेट्स नहीं होगी। जैसे मैं फर्नीचर डीलर हूँ तो फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स नहीं होगा, गुड्स होगा, उसे परचेज और सेल में इंक्लूड करेंगे, राइट। अगर मैं प्लॉटिंग का बिजनेस करता हूँ तो लैंड हमारे लिए क्या होगी, गुड्स होगी। अगर मैं स्टेशनरी का बिजनेस करता हूँ, स्टेशनरी का सब परचेज करता हूँ, सप्लाई करता हूँ, स्टेशनरी डीलर हूँ, तो ऐसे में स्टेशनरी हमारे लिए एसेट्स नहीं होगी, राइट। ये समझ लो। यही क्वेश्चन समझाने के लिए हमने इन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया कि हमारे बच्चे फंडामेंटली बहुत वीक हैं, शायद अब उनको हम सही रास्ते पर ला सकेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो बेटा देखो, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, जो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, बिल्कुल गलत है, ये करंट एसेट्स होती है। विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन आफ्टर 12 मंथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद, हम कैश कन्वर्जन क्यों करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स आर फॉर अस, वो हमारे लिए है। फर्नीचर आ गया हमारे पास बना रहेगा, वो जाएगा थोड़ी ना, कंटिन्यू हमारे पास बना रहेगा। बिल्डिंग आ गई रहेगी हमारे पास, मशीन आ गया है, पेटेंट है, लाइसेंस है, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर फिक्स्ड एसेट्स, तो कन्वर्टेड तो होना ही नहीं। वो ऊपर दिया विच कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, अरे हमें कैश कन्वर्जन ही नहीं करना तो मुझे सोचना क्या। नेक्स्ट देखो, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ऑपरेशन, अरे ये ऑपरेशन से कोई मतलब ही नहीं फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज को इनलार्ज करने के लिए, बढ़ाने के लिए लगाई जाती है, राइट। छोड़िए, ये भी आंसर आपका गलत हो गया। अब आप आइए फोर्थ आंसर पर। फोर्थ आंसर डी आंसर है, विच आर नॉट हेल्ड फॉर देयर कन्वर्जन। ये आपका कंप्लीट आंसर आया। बेटा इसको बिल्कुल टिक लगाइए और इसे याद कर लो, इसे याद कर लीजिए। विच आर नॉट हेल्ड इनटू द बिजनेस फॉर देयर कन्वर्जन इनटू कैश, ठीक। और ये विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, ये आपका आंसर डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ। फॉल ड्यू फॉर पेमेंट, अभी आपको करंट लायबिलिटीज मैंने समझाया है, अब आपको आंसर स्वयं देना है कि इसका कौन सा आंसर होना चाहिए बेटा, 15 का, फॉल ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ। तो यानी कि आंसर आपका सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा। पीछे के क्वेश्चंस में मैंने अभी आपको करंट लायबिलिटीज समझाया है, तो अब आप गलती नहीं करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 16 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which long term liabilities are those liabilities which fall due for payment within a period not more than, इसको पढ़िए आप सही ढंग से, जो फिक्स्ड एसेट्स का कंडीशन है वही लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का भी होगा। 16 का फॉल ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ, हाँ ठीक है, मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ के बाद इनका हमें पेमेंट करना है, तो वो सभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। और आपका आंसर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए, 16। अब इसके बाद आप 17 देखो बेटा,
17 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं इन क्वेश्चंस पर। देखो बेटा, कैपिटल क्या होती है? ओनर्स, ओनर जो होता है मालिक होता है बिजनेस का। ही हिज सेपरेट अकाउंट हैज बीन कंसिडर्ड इन 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स में, एक कैपिटल है और एक ड्राइंग है। जब वो कुछ भी लगाता है बिजनेस में तो कैपिटल हो जाती है, जब वो बिजनेस से कुछ भी विड्रा करता है तो ड्राइंग हो जाती है, और प्रोप्राइटर का कभी भी नाम नहीं लिखा जाता। राइट? तो अब आपको याद रखना है कि कैपिटल वो है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। ओनर ही अकेला ऐसा पर्सन है जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है, बाकी कोई भी अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसे हम लोन मान लेते हैं। राइट? वो कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, कैपिटल केवल ओनर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो 17th का बेटा अब आप आंसर देख सकते हैं कि 17th में क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। जब लायबिलिटी ज़्यादा है तो कैपिटल कहाँ से बनेगी? छोड़िए, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर एक्सटर्नल। हाँ, एसेट्स ज़्यादा हो लायबिलिटी कम हो तो एक्सेस जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल बनेगी। लेकिन लायबिलिटी भी 2 टाइप की है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो लायबिलिटीज होती है उसे छोड़कर एक्सटर्नल लायबिलिटीज पर जितना एक्सेस होगा वही कैपिटल होगी। तो आपका आंसर बी करेक्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट देखें बेटा, ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, तो उसमें लिखा ही है ऑफिस यूज, तो ऑफिस के लिए लाए तो ड्राइंग नहीं है। इफ प्रोप्राइटर विड्रॉ समथिंग फॉर हिज पर्सनल यूज लाइक कैश, लाइक बैंक, लाइक गुड्स एसेट्रा, तो दैट इज यूज्ड फॉर हिज पर्सनल पर्पज। जब पर्सनल पर्पज के लिए लेगा तभी ड्राइंग होगी, उसके पहले वो ड्राइंग नहीं होगी। राइट? और ड्राइंग कैन ऑलवेज बी टेकन बाय द प्रोप्राइटर ओनली। याद रखो, ड्राइंग कोई दूसरा नहीं ले सकता, केवल प्रोप्राइटर ले सकता है। अगर दूसरा कोई भी लेगा तो वो भी होगा लोन गिवन। ठीक? जैसे राजू ने 500 रुपये लिया तो हम लिख देंगे राजू डेबिट टू कैश, और ये कैसा है? इन द टर्म्स ऑफ लोन है, तो हम अपने नरेशन में डाल देंगे कि लोन में गया ये 500 रुपये। लेकिन जब प्रोप्राइटर लेगा तब हम लिखेंगे ड्राइंग डेबिट टू कैश, यानी प्रोप्राइटर का सेपरेट अकाउंट कैपिटल और ड्राइंग ही होता है, बाकी नहीं होता। राइट? तो कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, यानी कि अब आपका 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर आपका कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज, ये तो ऑफिस के लिए हो गया। और कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, हाँ ये ठीक है। और गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ये भी ठीक है पर्सनल यूज के लिए, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। बेस्ट आंसर यही है। और नेक्स्ट देखें बेटा, 19 नंबर, अ पर्सन हु ओज मनी ऑफ द फर्म, जो आदमी फर्म का पैसा बाकी है, तो जो बाकी है वो कौन है? ऐसे कोई भी पर्सन जो फर्म का पैसा बाकी है वो सभी हमारे डेटर होते हैं। राइट? जो फर्म का पैसा बाकी, इट मीन्स कि दे विल पे टू अस, यानी फर्म टू द फर्म, फर्म को वो देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, तो हमारे लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं। और एसेट्स वही होती है जिससे हम कुछ ना कुछ रियलाइज कर लें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सीधे सीधे लिख दो। क्रेडिटर वो है जिसे हमें देना पड़ेगा, इन्वेस्टर वो है जो कभी ना कभी इन्वेस्ट तो किया है लेकिन ले जाएगा, लेंडर वो है जिसने हमें पैसा दिया है। ठीक? तो डेटर वो है, डेटर ही ऐसा है जो हमें देगा इस ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए और करेक्ट है भी। और अब आप बेटा 20 देखें, अ पर्सन whom मनी इज ओड बाय द बिजनेस। अब क्या है? ये इसको हमें पेमेंट करना है, यानी क्रेडिटर इज अ पर्सन हु इज लायबल टू गेट पेमेंट फ्रॉम द फर्म, यानी फर्म से वो पैसा लेगा तो क्रेडिटर है ऐसा आदमी, डेटर तो हमें देगा, बारोवर हमें फिर वापस देगा, कस्टमर हमें देगा। लेकिन डेटर ऐसा है, क्रेडिटर ऐसा है जो हमसे लेगा। तो यही है अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द बिजनेस, यानी जिसका पैसा फर्म में बाकी है उसको मुझे पेमेंट करना है, आज नहीं तो कल। और 21
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बच्चों। अब आप खुद भी देखो, इसको अच्छी तरह से समझो और कंसेप्ट इसका क्लियर करो, क्योंकि हमारे सीपीटी के बच्चे, टीजीटी, पीजीटी के बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं। बाद में हमसे डिस्कस करने लगते हैं, सर ये तो यही होना चाहिए। अरे कैसे होना चाहिए जब आप वहाँ कंसेप्ट नहीं समझते हैं और आंसर टिक करके चले आते हैं। कुछ भी कंसेप्ट समझिए इसका। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21, इनफ्लोज ऑफ कैश, जब पैसा आएगा तो इनकम जनरेट। इनफ्लोज ऑफ एसेट्स ऑफ इंकरेंस ऑफ लायबिलिटीज, जब लायबिलिटीज भी बढ़ रही हो, एसेट्स भी बढ़ रहा हो, तो इनकम कहाँ से होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, आउटफ्लोज ऑफ कैश, पैसा चला जाएगा तब भी नहीं होगा। इनफ्लोज ऑफ एसेट्स ऑफ डिक्रीज ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि ये आपका 21 इन एसेट्स आई और लायबिलिटीज डिक्रीज हुई, लायबिलिटीज कम हुई, करंट लायबिलिटी ही कम हो रही होगी, राइट। तो यहाँ पर इनकम होगी, यानी जब एसेट्स बढ़ेगी, लायबिलिटी कम होगी, तभी तो इनकम जनरेट होगा। और आप क्या करते हैं, आपने देखा जहाँ कहीं भी पैसा दिखाई दे गया तुरंत उसी का आंसर टिक कर दिया, बस सर यही तो इनकम हो गई, तभी आप गलत कर जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर कीजिए बेटा, सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेज आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ, एक्सपेंसेज कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 22 नंबर में एक्सपेंसेज, इनफ्लोज ऑफ एसेट्स और इनकरेंस ऑफ लायबिलिटीज, जब एसेट्स इनफ्लो हो और लायबिलिटी भी इनफ्लो हो तो एक्सपेंसेज आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ, तो वो एक्सपेंस कहाँ है? पहली बात क्या है, जब आ रही हो तो एक्सपेंस होगा ही नहीं। आउटफ्लो ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अब आपका यहाँ भी नहीं होगा। इनफ्लोज ऑफ एसेट्स और डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, यहाँ भी नहीं होगा। खर्चा ये आया, ये लास्ट डी, आउटफ्लोज ऑफ एसेट्स और इंकरेंस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटीज बढ़ती है, चाहे वो सैलरी के टर्म में बढ़े, चाहे वेजेज के टर्म में बढ़े, चाहे रेंट के टर्म में बढ़े, ये लायबिलिटीज हैं, राइट। इन लायबिलिटीज का इंकरेंस होता है और इनके लिए हमें जब कैश पेमेंट करना पड़ता है या एसेट से पेमेंट करना पड़ता है तो वो हमारे एक्सपेंसेज होते हैं, राइट। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर डी करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट है। और 13 नंबर आप देखें, 23 नंबर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, गेन रिप्रेजेंट। गेन को क्या कहते हैं? तो माय डियर, गेन और लॉस दो ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कभी कभी रियलाइज करने का सपना पूरा होता है। मेरे घर में हमें 10 किलो गेहूं दिया गया, कहा जाओ बेटा मार्केट में बेच आओ। मैं लेकर के निकला घर से, ठीक, और क्या हुआ, रास्ते में भीग गया। अब हम जब दुकान पर पहुंचे बेचने के लिए तो उसने कुछ नहीं देखा, कहा गेहूं तौलो। मैंने तौला, 10 किलो था, 11 किलो हो गया, 1 किलो बढ़ गया। उसने 11 किलो का हमें पैसा दे दिया। बेटा 10 किलो का पैसा मिलना चाहिए, 11 किलो का पैसा मिल गया हमें, तो 1 किलो का हमें गेन हो गया। क्या हो गया? गेन हो गया। और अगर वही वो कहता अरे ये तो गेहूं भीग गया है, इसमें से 2 किलो निकालो, निकाल कर फेंको पहले बाहर, अब क्या हो गया? लॉस हो गई, एबनॉर्मल लॉस हो गई, राइट। तो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, ऐसे समझें आप। यहां पर देखिए, ऑल इंक्रीजेज इन इक्विटी, इक्विटी में इंक्रीज होना गेन नहीं है, राइट। इंक्रीज वो तो कैपिटल इंक्रीज करेगी। ऑल इंक्रीजेज इन एसेट्स, एसेट्स में इंक्रीज करना भी गेन नहीं है। इंक्रीज इन इक्विटी फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन अदर देन रेवेन्यू, ये बेटा आपका ऑप्शन सही लग रहा है, सी। यहां पर इस क्वेश्चन को ठीक से समझें। इंक्रीज ऑफ इक्विटी फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन अदर देन रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, यानी इक्विटी पार्टिसिपेंट्स के इन्वेस्टर से अगर आपको कोई भी अमाउंट एक्सेस रियलाइज हो रही हो तो उसे हम गेन कहते हैं। यहाँ इंक्रीज इन इक्विटी फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन अदर देन रेवेन्यू, अदर देन रेवेन्यू होगा तो बिजनेस का हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगी। यहाँ पर आपकी कैपिटल गेन होगी और इन्वेस्टमेंट
बाय इक्विटी पार्टिसिपेंट्स के आपस के कंपटीशन से अगर बढ़ता है तो, राइट। तो ये 23 का आंसर आपका सी होगा। और नेक्स्ट देखें बेटा 24 में लॉसेज रिप्रेजेंट। तो लॉस क्या होता है, अभी आपको हमने समझाया, यहाँ पर डिक्रीज इन इक्विटी हो जाएगी तो लॉस हो जाएगा, यानी सीधे सीधे आंसर आपका सी होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए बेटा 25, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 तक अभी आज एक्सप्लेन करेंगे, 25 और 26 ओनली। तो 25 क्वेश्चंस में आप देखें कि दीज एक्सेस ऑफ इनकम and gains, income and gains both are included. When incomes and gains both are included, this will create a profit and loss account. तुरंत आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज प्रोवाइड आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इनकम एंड गेन, इनकम और गेन्स ज्यादा है, लॉसेज कम है, ठीक। तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगी, तुरंत नेट प्रॉफिट आपका आंसर होना चाहिए। और एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, एक्सपेंसेज और लॉसेज दोनों को इंक्लूड किया है, इनकम और गेन से कंपेयर किया, तो नेट लॉस हो जाएगी तुरंत भी, राइट। तो बच्चों ये अभी तक के जो क्वेश्चंस आपको 26 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही हम अपलोड करने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।